हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम समझेंगे स्टोर एंड परचेज रूल्स ऑफ आईआईटी। कैसे परचेजेस होती हैं, किन अप्रूवल की ज़रूरत होती है और किस लिमिट तक डायरेक्ट परचेजेस अलाउड है। और आपको इस लेक्चर में मिलेंगे डिटेल नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्मार्ट लर्निंग के साथ सिर्फ कैंपस ज्ञान पर। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि आईआईटी में कोई भी चीज़ खरीदना या ऑर्डर करना बस एक सिंपल प्रोसेस है। पर असल में हर स्क्रू से लेकर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट तक एक प्रॉपर रूल बुक फॉलो करनी होती है। चलिए समझते हैं प्रियम्बल ऑफ स्टोर एंड परचेज रूल्स ऑफ आईआईटी। देखो दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि प्रियम्बल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है मुख्य उद्देशिका, यानी कि किस वजह से ये रूल्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा कि दीज रूल्स आर फ्रेम्ड फॉर परचेजिंग इक्विपमेंट स्टोर्स एंड स्टोर एंड सर्विसेज बाय वेरियस डिपार्टमेंट। मतलब ये रूल्स ये बताते हैं कि आईआईटी के हर डिपार्टमेंट, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या केमिस्ट्री लैब, जब भी जब भी कुछ खरीदना होता है, जैसे इक्विपमेंट, केमिकल्स या टेक्निकल सर्विस, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो करनी होती है। जैसे कि अगर फिजिक्स डिपार्टमेंट को एक न्यू लेजर सेटअप खरीदना है, तो वो डायरेक्ट मार्केट से नहीं ले सकते। उन्हें ये रूल्स के अकॉर्डिंग अप्रूवल और कोटेशन प्रोसेस भी फॉलो करनी होती है। नेक्स्ट लाइन है हमारी, यूजिंग इंस्टीट्यूट फंड और स्पॉन्सर्ड कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट फंड। मतलब ये रूल्स तब भी अप्लाई होते हैं जब पैसा आईआईटी के खुद के फंड से आ रहा हो या फिर किसी और स्पॉन्सर प्रोजेक्ट से। जैसे कि एक प्रोफेसर को डीआरडीओ या इसरो से एक रिसर्च प्रोजेक्ट मिला है, तो उनके फंड से अगर कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदा जा रहा है तो ये रूल्स भी लागू होंगे। नेक्स्ट लाइन है हमारी, दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई टू कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस वर्क एंड लाइब्रेरी परचेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये रूल्स सब जगह अप्लाई नहीं होते। कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस का काम, जैसे बिल्डिंग रिपेयर, इलेक्ट्रिकल वायरिंग या प्लम्बिंग, ये एस्टेट एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं और उनके अपने नॉर्म्स होते हैं। और लाइब्रेरी के लिए बुक्स, जर्नल या सब्सक्रिप्शन लेना, उसके लिए भी अलग लाइब्रेरी रूल्स होते हैं। मतलब अगर लाइब्रेरी को न्यू जर्नल्स परचेज करनी है, तो वो इन स्टोर परचेज रूल्स के थ्रू नहीं होगी। नेक्स्ट लाइन आती है, पर्पस टू क्रिएट ए स्मूथ एकेडमिक एंड रिसर्च फ्रेंडली एनवायरनमेंट। ये लाइन बहुत ही क्रूशल है। इसका मतलब है कि रूल्स बनाना कोई ब्यूरोक्रेसी क्रिएट करना नहीं है, बल्कि एक ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और रिसर्च फ्रेंडली सिस्टम एस्टेब्लिश करना है। जब हर परचेज डॉक्यूमेंटेड और अप्रूव्ड होती है, तो कोई भी डिपार्टमेंट स्मूथली काम कर सकता है और फंड का मिसयूज का चांस भी नहीं रहता। तो ओवरऑल प्रियम्बल हमें बताता है कि ये रूल्स एक बैकबोन है, ताकि आईआईटी में रिसर्च और एकेडमिक्स बिना डिले के चल सके और हर परचेज लीगली और फाइनेंशियली अकाउंटेबल हो। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि आईआईटी के स्टोर में बस सामान रखना होता है, पर असल में हर आइटम का एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। चलिए समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोर के रूल्स, जो आईआईटी के हर डिपार्टमेंट को फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोर्स। तो आईआईटी के स्टोर आइटम्स तीन मेन कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, ताकि हर आइटम का रिकॉर्ड, मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट प्रॉपरली मैनेज हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन कंज्यूमेबल स्टोर्स, एनसीएस। ये वो आइटम होते हैं जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए लिए जाते हैं। मतलब ये जल्दी खत्म नहीं होते, बल्कि सालों तक यूज किए जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म यूज आइटम दैट डोंट गेट अप यूज क्विकली, लाइक मशीन, इंस्ट्रूमेंट, गैस सिलेंडर, वर्कशॉप टूल्स या बुक्स। ये सब ऐसे आइटम्स हैं जो बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। मस्ट बी रिकॉर्डेड इन परमानेंट एसेट रजिस्टर। मतलब हर एनसीएस आइटम का एक परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी है। ये रिकॉर्ड प्रूफ के लिए होता है कि आइटम इंस्टीट्यूट के पास है, किस डिपार्टमेंट में है और किसने इशू लिया है। अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट एक लेथ मशीन खरीदता है, तो उसका एंट्री परमानेंट एसेट रजिस्टर में होता है, मशीन के सीरियल नंबर और कॉस्ट के साथ। अब दूसरा टाइप है हमारा लिमिटेड टाइम एसेट स्टोर्स, लाइफ स्पैन विद लेस देन 5 ईयर्स। मतलब ऐसे आइटम जिनकी यूजफुल लाइफ 5 साल से कम होती है, यानी वो कुछ सालों बाद आउटडेटेड या खराब हो जाते हैं। और इजीली अपग्रेडेबल और रिप्लेसेबल। मतलब वो आइटम्स जो नए मॉडल से रिप्लेस करके या अपडेट करना आसान होता है।
और कॉस्ट लेस देन 10,000 बट यूज्ड वेरिएबली, मतलब अगर कोई आइटम 10,000 से कम का है पर वो इक्विपमेंट जैसे यूज होता है तो वो भी LTAS में काउंट होगा। इसके एग्जाम्पल हैं लैपटॉप, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, सॉफ्टवेयर, फोन्स और छोटे यूपीएस जो कि 20 किलोवाट से कम के होते हैं। ये सब छोटी शेल्फ लाइफ वाले इक्विपमेंट होते हैं। टेक्नोलॉजी बदलते ही इन्हें रिप्लेस करना पड़ता है। और अब आती है हमारी तीसरी कैटेगरी, कंज्यूमेबल स्टोर्स। आइटम दैट गेट यूज्ड अप क्विकली और worn आउट। ये वो सामान है जो रोज के काम में खत्म या पुराना हो जाता है। हैव लो डिस्पोजल वैल्यू, मतलब जब ये खत्म या पुराने हो जाते हैं तो इनका रीसेल या स्क्रैप वैल्यू भी बहुत कम होता है। इंक्लूड्स स्पेयर पार्ट्स फॉर NCS एंड LTAS, मतलब कंज्यूमेबल्स के अंदर स्पेयर पार्ट्स भी आते हैं, जैसे मशीनरी के लिए नट बोल्ट, प्रिंटर के लिए कार्टिलेज और या यूपीएस के लिए बैटरी। इसके एग्जाम्पल हैं स्टेशनरी, केमिकल्स, पेन ड्राइव, बैटरीज, रजिस्टर्स, स्विचेस, रैम, वायर्स, कार्टिलेज, ये सब कंज्यूमेबल कैटेगरीज में आते हैं। दीज आर एंटर्ड इन CS स्टॉक रजिस्टर्ड, मतलब इनका अलग रिकॉर्ड मेंटेन होता है जिससे पता चले कि कितना आइटम इशू हुआ, कितना बचा और किसने लिया। If there is any confusion in classification, the director decision is final, मतलब अगर किसी आइटम के क्लासिफिकेशन को लेकर कंफ्यूजन हो, जैसे कि एक आइटम कंज्यूमेबल है या लिमिटेड टाइम असेट है, तो उसका फाइनल डिसीजन डायरेक्टर, IIT के डायरेक्टर का होगा और वो ही अथॉरिटी है इस मैटर में। तो दोस्तों, क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस है हर आइटम को यूसेज, कॉस्ट और लाइफ के बेसिस पर कैटेगराइज करना, ताकि रिकॉर्ड्स ट्रांसपेरेंट रहें और फंड्स का मिसयूज ना हो। ये ही सिस्टम IIT को एक एफिशिएंट और ऑडिट रेडी इंस्टीट्यूशन बनाता है। दोस्तों, हर परचेज पर अथॉरिटी के सिग्नेचर होते हैं, वरना बजट गड़बड़ हो सकता है और ऑडिट्स में कट सकते हैं। आइए देखें कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी CFA का मतलब क्या है और कौन कितना खर्च अप्रूव कर सकता है। सबसे पहले आता है हमारा कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी। CFA क्या है और क्यों ज़रूरी है। ये सेक्शन बताता है कि इंस्टीट्यूट में कौन फाइनेंशियल डिसीजन ले सकता है और कितनी लिमिट तक। इसका उद्देश्य अकाउंटेबिलिटी, क्विक अप्रूवल और बजट कंट्रोल इंश्योर करना है। नेक्स्ट आता है हमारा परचेज लिमिट्स। अथॉरिटी, वार्डन एंड एडवाइजर। सिंगल परचेज लिमिट 50,000, मतलब अगर किसी हॉस्टल या एक छोटे लैब एक्टिविटी के लिए एक सिंगल आइटम या सर्विस 50,000 तक हो तो वार्डन या एडवाइजर खुद ऑर्डर अप्रूव कर सकता है, जैसे कि हॉस्टल में गीजर, AC के लिए रिपेयर या छोटी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की परचेज। मंथली एज पर बजट लिमिट 1,50,000 पर मंथ। वार्डन या एडवाइजर एक मंथ में टोटल 1.5 लाख तक के परचेज कर सकते हैं, अगर बजट अलाउ करे तो। इसे इससे छोटे रिकरिंग खर्च जल्दी निपटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है अथॉरिटी रजिस्ट्रार। सिंगल परचेज लिमिट 2 लाख। रजिस्ट्रार हेड ऑफ सेक्शन HOS या प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर PI प्रोजेक्ट्स के लिए 2 लाख तक का सिंगल परचेज अप्रूव कर सकता है, जैसे कि लैब के लिए एक मिड रेंज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट या फिर एक रिसर्च किट। मंथली एज पर बजट लिमिट एज पर अप्रूव्ड बजट। उनका मंथली खर्चा अप्रूव्ड बजट के हिसाब से होगा, मतलब जब बजट में प्रोविजन हो तो वो खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है अथॉरिटी डीन। सिंगल परचेज लिमिट 3 लाख। डीन ज़्यादा बड़ी परचेज हैंडल कर सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर या हाई एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस, जैसे कि डिपार्टमेंटल सर्वर अपग्रेड या स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर लाइसेंस रिन्यूअल। मंथली एज पर बजट लिमिट, एज पर अप्रूव्ड बजट। इसका भी सेम लॉजिक है कि ओवरऑल इंस्टीट्यूट बजट और डिपार्टमेंटल बजट के अंदर आता है। अथॉरिटी डायरेक्टर यानी सिंगल परचेज लिमिट फुल पावर। डायरेक्टर को फुल पावर दिए गए हैं, मतलब जब खर्चे बहुत बड़े हों, जैसे कैपिटल इक्विपमेंट, मेजर कॉन्ट्रैक्ट, तो डायरेक्टर अप्रूव करेंगे, जैसे कि मेजर लैब फैसिलिटी परचेज या सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्टीट्यूट लेवल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसमें एक नोट है कि एडवाइजर में वो नोटिफाइड फैकल्टी आते हैं जो लैब्स, IT, स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटी हैंडल करते हैं। उन उन्हें भी वार्डन एडवाइजर कैटेगरी की अथॉरिटी मिल सकती है एज पर नोटिफिकेशन।
अब आता है हमारा राइट ऑफ एंड डिस्पोजल ऑफ स्टोर्स। तो ये टेबल डिफाइन करता है कि किताब एसेट जब यूज के बाद यूजलेस हो जाते हैं तो राइट ऑफ या डिस्पोज करना हो तो किस अथॉरिटी तक ये डिसीजन जा सकता है। सबसे पहले आता है हमारा नॉर्मल वियर एंड टीयर, एबनॉर्मल वियर एंड टीयर और एनुअल लिमिट। सबसे पहले देखते हैं सीएफए का। तो रजिस्ट्रार, एचओएस और पीआई। नॉर्मल वियर एंड टीयर आइटम लिमिट 20,000 पर आइटम। अगर एक आइटम नॉर्मल यूज से खराब हो गया और उसकी वैल्यू 20,000 तक है तो रजिस्ट्रार, एचओएस और पीआई उसको राइट ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि वर्कशॉप टूल या स्मॉल इंस्ट्रूमेंट जो एज के साथ फेल हो गया। नेक्स्ट है एबनॉर्मल वियर एंड टीयर 5,000 पर केस। अगर एबनॉर्मल मतलब एक्सीडेंटल डैमेज या अनएक्सपेक्टेड फॉल्ट है तो इसके लिए 5,000 तक का लॉस है, ये लेवल डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनुअल लिमिट 2 लाख। साल भर में रजिस्ट्रार, एचओएस और पीआई एग्रीगेट 2 लाख तक के राइट ऑफ डिस्पोज मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डील। तो नॉर्मल वियर एंड टीयर 1 लाख पर आइटम। अगर एक आइटम नॉर्मल यूज से खराब हो गया जिसकी वैल्यू 1 लाख तक हो तो डीन डिसाइड कर सकता है। इसका एग्जांपल है डिपार्टमेंटल माइक्रोस्कोप या मीडियम इंस्ट्रूमेंट जिसका रिपेयर रिप्लेस कॉस्ट हाई हो। नेक्स्ट है एबनॉर्मल वियर एंड टीयर 20,000 पर केस। अगर कोई बड़ा एक्सीडेंटल डैमेज हुआ जिसका केस 20,000 तक हो तो ये डीन हैंडल करेंगे। नेक्स्ट है एनुअल लिमिट 5 लाख। साल भर में डीन्स 5 लाख तक का एग्रीगेट राइट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सीएफए डायरेक्टर। इसमें है नॉर्मल वियर एंड टीयर 5 लाख पर आइटम, यानी डायरेक्टर बड़ी आइटम के नॉर्मल डेप्रिसिएशन और राइट ऑफ अप्रूव कर सकते हैं 5 लाख पर आइटम, जैसे कि हाई एंड सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट जिनका रिप्लेसमेंट बहुत महंगा हो। नेक्स्ट है एबनॉर्मल वियर एंड टीयर 1 लाख पर केस। बड़ी एक्सीडेंटल लॉसेस जैसे डायरेक्टर अप्रूव करेगा। नेक्स्ट है एनुअल लिमिट 25 लाख। डायरेक्टर साल भर में 25 लाख तक के राइट ऑफ डिस्पोजल सैंक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट सीएफए है हमारा बीओजी, बोर्ड ऑफ गवर्नर। इसमें है फुल पावर। अगर किसी राइट ऑफ या डिस्पोजल की वैल्यू डायरेक्टर के लिमिट से बाहर है या कोई सेंसिटिव केस है तो बोर्ड ऑफ गवर्नर फाइनल अथॉरिटी है। इसका एक नोट है कि एसपीएस स्टोर एंड परचेज सेक्शन विल नोटिफाई एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल डिस्पोजल राइट ऑफ, मतलब प्रोसीजर ट्रांसपेरेंसी। एसपीएस को सब रिकॉर्ड्स रखने चाहिए। ऑडिट के लिए डॉक्यूमेंट रेडी रहेगा। तो ये इंश्योर करता है कि कोई भी एसेट बिना रिकॉर्ड के डिस्पोज ना हो। तो जब भी आप परचेज रिक्वेस्ट भेजें तो अथॉरिटी लेवल चेक करना ज़रूरी है। गलत अथॉरिटी से अप्रूवल लेने पर रिक्वेस्ट रिटर्न हो सकती है या डिले हो सकती है। और राइट ऑफ डिसीजन को अच्छे से डॉक्यूमेंट करें। फोटोज, रिपेयर्स अच्छे से रिकॉर्ड करें और फोटो, रिपेयर एस्टिमेट और कमिटी नोट्स रखना ऑडिटिंग के लिए क्रिटिकल है। अगर डाउट हो अगर डाउट हो तो क्लासिफिकेशन या लिमिट को लेकर एस्केलेट कर सकते हैं। डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ गवर्नर तक जाने से पहले एसपीएस को इन्फॉर्म करें। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे आईआईटी में इतने सारे रूल्स और अप्रूवल्स क्यों रखे गए हैं। इसका एक सिंपल रीजन है कि हर परचेज ट्रांसपेरेंट, जस्टिफाइड और ऑडिटेबल होनी चाहिए। चलिए समझते हैं जनरल परचेज प्रोसीजर, जो आईआईटी के हर खर्चे का बैकबोन है। सबसे पहले आता है हमारा जनरल परचेज प्रोसीजर। आईआईटी में परचेज प्रोसेस अमाउंट बेस्ड होता है, मतलब कितने पैसे का आइटम खरीदा जा रहा है उसके हिसाब से प्रोसीजर चेंज होता है। इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों मेंटेन होते हैं। अप टू 50,000 नो कोटेशन रिक्वायर्ड, मतलब अगर आइटम 50,000 तक का है तो आपको कोटेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस सीएफए अप्रूवल लेना होता है। सीएफए यानी कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी, जो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा। सीएफए अप्रूवल नीडेड मतलब वार्डन, एचओएस या डीन जिनके पास फाइनेंशियल पावर है उनका अप्रूवल लेना कंपलसरी है। बायर मस्ट सर्टिफाई आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड दैट द गुड्स आर ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन
एंड परचेज फ्रॉम ए रिलायबल सप्लायर एट ए रीजनेबल प्राइस। इस लाइन का मतलब है खरीदने वाले फैकल्टी या ऑफिसर को लिखित में बताना होता है कि उन्होंने आइटम अच्छी क्वालिटी के सप्लायर से लिए हैं और प्राइस जस्टिफाइड है। जैसे कि अगर एक लैब असिस्टेंट 45,000 का ऑलिस्कोप खरीदता है, तो वो लिखकर कंफर्म करेगा कि इक्विपमेंट क्वालिटी वाइज सही है और कॉस्ट रीजनेबल है। यहाँ ट्रस्ट बेस्ड परचेज सिस्टम है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहती है सर्टिफिकेशन के थ्रू। अबव 50,000 और अप टू 2 लाख परचेज कमेटी नो कोटेशन। जब अमाउंट 50,000 से ज़्यादा हो जाए और 2 लाख तक का हो, तो एक परचेज कमेटी बनती है। 3 मेंबर कमेटी फैकल्टी ग्रुप ए ऑफिसर, मतलब 3 मेंबर होंगे। जनरली एक सीनियर फैकल्टी, एक टेक्निकल एक्सपर्ट और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रुप ए। कमेटी मस्ट सर्टिफाई सेम स्टेटमेंट एज अबव, यानी कमेटी कलेक्टिवली डिक्लेयर करेगी कि परचेज जस्टिफाइड है, क्वालिटी, प्राइस और सप्लायर सब सेटिस्फैक्ट्री हैं। जैसे कि सपोज करो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट को 1.8 लाख का सीएनसी टूल खरीदना है, तो एक 3 मेंबर कमेटी बनेगी जो आइटम चेक करेगी और अप्रूवल देगी बिना कोटेशन के। यहाँ पर यहाँ पीयर वैलिडेशन इंश्योर करता है कि एक पर्सन का डिसीजन बायस्ड ना हो। अब आता है अबव 2 लाख अप टू 3 लाख कमेटी प्लस 3 कोटेशन। जब कॉस्ट 2 लाख से ज़्यादा हो जाए और 3 लाख तक हो, तो प्रोसेस और स्ट्रिक्ट हो जाता है। डीन अप्रूव्स परचेज, मतलब अब डीन के लेवल पर अप्रूवल आएगा, डिपार्टमेंट हेड या पीआई का नहीं। कमेटी 3 फैकल्टी ग्रुप ए ऑफिसर मस्ट ऑब्टेन एंड कंपेयर 3 कोटेशन, मतलब कमेटी को कम से कम 3 सप्लायर से रिटन कोटेशन लेने होते हैं और प्राइस कंपैरिजन करनी होती है। अगर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को 2.5 लाख का सर्वर खरीदना है, तो कमेटी 3 अलग वेंडर से प्राइस कोट लेगा, उनकी क्वालिटी और स्पेक्स कंपेयर करेगा और बेस्ट वेंडर सेलेक्ट करेगा। ये स्टेप कंपेटिटिव प्राइसिंग इंश्योर करता है और ऑडिट के लिए ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड क्रिएट करता है। अबव 3 लाख मेजर परचेजेस, जब परचेज 3 लाख से ज़्यादा हो, तो ये इंस्टीट्यूट लेवल डिसीजन बन जाता है। इसमें ग्रुप परचेज कमेटी फॉर्म्ड बाय डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर एक स्पेशल ग्रुप परचेज कमेटी बनाते हैं जिसमें सीनियर फैकल्टी और फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं। ये कमेटी पूरी परचेज का रिव्यू करती है, रिक्वायरमेंट, स्पेक्स, वेंडर कंपैरिजन सब चेक करते हैं। नेक्स्ट है कि रिकमेंड टू डायरेक्टर ऑथोराइज्ड अथॉरिटी, मतलब जीपीसी अपनी रिकमेंडेशन डायरेक्टर को देती है और फाइनल अप्रूवल डायरेक्टर या उनके डेलीगेटेड अथॉरिटी के पास होता है। स्पेशल परचेज कमेटी में ऑल्सो बी फॉर्म्ड अगर परचेज बहुत अर्जेंट स्पेशलाइज्ड हो, जैसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट या स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, तो स्पेशल परचेज कमेटी बनाई जा सकती है। जैसे कि अगर आईआईटी को एक इम्पोर्टेड स्पेक्ट्रोमीटर अर्जेंटली चाहिए रिसर्च डेडलाइन के लिए, तो डायरेक्टर एसपीसी फॉर्म करेंगे ताकि अप्रूवल फास्ट ट्रैक हो सके। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा जनरल परचेज प्रोसीजर बनाया ही इसलिए गया है ताकि स्मॉल परचेजेस फास्ट हो सकें, मीडियम परचेजेस जस्टिफाइड हों और लार्ज परचेजेस ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव रहे। यही लेयर्ड सिस्टम आईआईटी को एफिशिएंट और ऑडिट प्रूफ बनाता है, एकदम स्मार्ट गवर्नेंस मॉडल के जैसे। जब खर्चा बड़ा हो तो कमेटी बनती है, वरना सबका जजमेंट अलग हो जाएगा और प्रोक्योरमेंट का मतलब सिर्फ बाई ही नहीं, बल्कि प्रोसेस चलाना है।
दोस्तों, हर परचेज ओपन टेंडर से नहीं होती। कुछ सिचुएशन में टाइम और प्रैक्टिकलिटी दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं, और यहाँ आता है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी एंड परचेज कमेटी का रोल, जहाँ ट्रांसपेरेंसी और स्पीड दोनों का बैलेंस रखा जाता है। सबसे पहले आता है हमारा लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। Limited tender inquiry is governed by Rule 151 of GFR and Ministry of Finance OM dated 30/11/2011। मतलब लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी कोई इनफॉर्मल प्रोसेस नहीं है। इसका बेस है रूल 151 ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 में क्लियरली डिफाइंड है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिस मेमोरेंडम ने इस रूल को ऑफिशियली अप्रूव किया है। जैसे कि अगर एक आईआईटी डिपार्टमेंट को अर्जेंटली 5 लाख के लैब इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो वो L1 ओपन टेंडर्स की बजाय लिमिटेड टेंडर प्रोसेस यूज कर सकता है, लेकिन उसके लिए जीएफआर के रूल 151 की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। Involves inviting bids from limited number of registered और known supplier। इसका मतलब ये है कि यहाँ ओपन टेंडर जिसका इसका मतलब ये है कि यहाँ ओपन टेंडर जैसा सबको इनवाइट नहीं किया जाता, सिर्फ कुछ ट्रस्टेड या इंस्टीट्यूट के रजिस्टर्ड सप्लायर्स को ही इनविटेशन भेजा जाता है। पर्पस ये है कि टाइम सेव हो, पर कंपटीशन और फेयरनेस मेंटेन रहे। जैसे कि अगर डिपार्टमेंट में पहले से 5 वेंडर अप्रूव्ड है लैब केमिकल के लिए, तो सिर्फ उन्हीं को लिमिटेड टेंडर के लिए अप्रोच किया जाएगा। प्रोसेस मस्ट कंप्लाई विद सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल गाइडलाइंस। इवन दो सप्लायर्स लिमिटेड है, मगर प्रोसेस फिर भी सीपीपी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे कि टेंडर पोस्टिंग, बिड ओपनिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड डॉक्यूमेंटेशन। अगर 20 लाख का लिमिटेड टेंडर हो, तो भी टेंडर समरी सीपीपी पर अपलोड करनी पड़ती है, ताकि ऑडिट ट्रायल क्लियर रहे। तो लिमिटेड टेंडर एक मिडवे सिस्टम है, नाइदर एज ओपन एज ग्लोबल टेंडर एंड नॉर एज रेस्ट्रिक्टिव एज डायरेक्ट परचेज। ये स्पेसिफिकली टाइम सेंसिटिव और रिपीटेटिव रिक्वायरमेंट्स के लिए बना है। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप परचेज कमेटी एंड स्पेशल परचेज कमेटी। अब बात करते हैं दो इम्पोर्टेंट कमिटीज की, जीपीसी और एसपीसी, जो आईआईटी में परचेज अप्रूवल प्रोसेस का बैकबोन है। सबसे पहले देखते हैं ग्रुप परचेज कमेटी। इसका पर्पस है कि ये रेगुलर परचेज रिकमेंडेशन फॉर स्कूल ऑफिस यूनिट्स, यानी जीपीसी एक रूटीन परचेज मैकेनिज्म के लिए होती है, जैसे लैब इक्विपमेंट, डिपार्टमेंटल कंज्यूमेबल, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। रेगुलर प्रोक्योरमेंट के लिए यही कमेटी रिकमेंड करती है। कंपोजिशन देख लेते हैं, तो ये डिसाइडेड बाय डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर जीपीसी के मेंबर अपॉइंट करते हैं। जनरली फैकल्टी मेंबर, फाइनेंस रिप्रेजेंटेटिव और प्रोक्योरमेंट ऑफिसर मिलकर ये कमेटी बनाते हैं। नेक्स्ट है अप्रूवल। सेंड रिकमेंडेशन टू डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। जीपीसी खुद परचेज अप्रूव नहीं करती, वो सिर्फ रिकमेंडेशन भेजती है डायरेक्टर को, जहां फाइनल अप्रूवल मिलता है। अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने 7 लाख का इक्विपमेंट रिकमेंड किया, तो जीपीसी इवेलुएट करके डायरेक्टर को रिकमेंड करेगा, डायरेक्टर का डिसीजन फाइनल रहेगा। नेक्स्ट कमेटी आती है हमारी स्पेशल परचेज कमेटी। ये इसका पर्पस देख लेते हैं, तो ये फॉर्म्ड फॉर स्पेसिफिक और अर्जेंट नीड्स। जब परचेज अर्जेंट हो, जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट डेडलाइन हो या कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट तुरंत चाहिए हो, तब स्पेशल परचेज कमेटी फॉर्म होती है। कंपोजिशन देख लेते हैं, डिसाइडेड बाय डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर ही एसपीसी के मेंबर सेलेक्ट करते हैं। यूजुअली सीनियर फैकल्टी, डीन और फाइनेंस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। नेक्स्ट है अप्रूवल। यूज्ड इन स्पेशल केसेस और हाई वैल्यू प्रोक्योरमेंट। एसपीसी का काम हाई वैल्यू या इमरजेंसी परचेज को फास्ट ट्रैक करना होता है। अगर 50 लाख का इक्विपमेंट अर्जेंटली चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, जिसका डेडलाइन 1 मंथ में है, तो एसपीसी फॉर्म करके परचेज रिकमेंड करना, पूरा लॉन्ग टेंडर प्रोसेस फॉलो किए बिना। अब इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं, तो मस्ट मीट रेगुलरली। कमेटी सिर्फ नाम के लिए नहीं, उन्हें रेगुलरली मीटिंग्स लेनी चाहिए, ताकि पेंडिंग प्रोक्योरमेंट डिले ना हो। जैसे कि जीपीसी हर महीने या हर
फोर्टनाइट में मीटिंग रखती है ताकि डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट टाइमली प्रोसेस हो जाए। सेकंड पॉइंट है इंश्योर कोटेशन वैलिडिटी एंड नॉट इज नॉट एक्सपायर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कि वेंडर कोटेशन एक लिमिटेड पीरियड तक वैलिड होता है, जैसे 90 डेज। अगर कमेटी लेट मीटिंग करे, कोटेशन एक्सपायर हो सकता है और पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है। ऑल गाइडलाइंस मस्ट बी फॉलोड बिफोर फॉरवर्डिंग प्रपोजल्स। मतलब कमेटी को इंश्योर करना होता है कि प्रपोजल फॉरवर्डिंग से पहले डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो, कोटेशन वैलिड हो और कंपैरेटिव स्टेटमेंट रेडी हो और जस्टिफिकेशन नोट अटैच्ड हो। यानी कि ऑडिट के टाइम पर अगर कोई गाइडलाइन मिस हुई, जैसे टेंडर पोस्टिंग का प्रूफ, बिड कंपैरिजन या टीईसी अप्रूवल, तो ऑब्जेक्शन लग सकता है। इसलिए जीएफआर प्लस इंस्टीट्यूट रूल्स दोनों का कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन में दिखाना चाहिए। लिमिटेड टेंडर और कमेटी दोनों का रोल बैलेंस बनाए रखना है, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों एक साथ। हमारा एम हमेशा ये होना चाहिए कि फंडिंग सही जगह यूज हो, राइट आइटम मिले और कोई भी डिसीजन पर्सन बेस्ड नहीं, प्रोसेस बेस्ड हो। दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आईआईटी के परचेज और स्टोर रूल्स कितने स्ट्रक्चर्ड और ट्रांसपेरेंट होते हैं। चाहे लिमिटेड टेंडर हो, जीपीसी एसपीसी कमेटी हो या सीएफए अप्रूवल सिस्टम, हर स्टेप एक अकाउंटेबिलिटी चेन क्रिएट करता है जिससे फंड्स का मिसयूज ना हो और रिसर्च स्मूथली चले। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद कैंपस ज्ञान। जय हिंद।